आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान के यानी कि साइंस के कक्षा 10th के MCQ प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम हमारे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो दोस्तों अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर का pH मान होता है 9, 5, 7, 3। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका जो pH मान होता है 7 होता है, यानी कि ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो धातु जो है सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, जैसे कापर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, तो उनसे धातु के निष्कर्षण के लिए उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। जबकि कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाता है? निस्तापन कराया जाता है। तो कार्बोनेट अयस्कों का क्या कराया जाता है? निस्तापन, जबकि सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है? भर्जन। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? शर्करा स्तर नियमन से, पाचन क्रिया से, यौनारंभ से, उत्सर्जन क्रिया से। तो शर्करा स्तर नियमन से इंसुलिन हार्मोन संबंधित है और यौनारंभ से संबंधित टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। तो ऑप्शन जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, एकल संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो दूसरी जो पीढ़ी है उसमें जीनी प्रारूप क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे अपने को जीनी प्रारूप पूछा गया है, समलक्षणीय अनुपात नहीं पूछा गया है। तो जीनी जो प्रारूप होगा वो होगा 1:2:1, यानी कि ये कैपिटल T और ये कैपिटल T और ये स्मॉल t पौधे प्राप्त होते हैं। अगला है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड और 3 × 10⁻11 मीटर/सेकंड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3 में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। अगला है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। गुड़हल, पपीता, सरसों और मटर। तो दोस्तों गुड़हल द्विलिंगी है, सरसों भी द्विलिंगी है, मटर भी द्विलिंगी, जबकि पपीता है एक लिंगी। इसका मतलब नर पपीता का पौधा अलग होता है और मादा का अलग होता है। अगला है, प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं कॉर्निया, रेटिना, परितारिका और कचाप द्रव। तो दोस्तों इसे कॉर्निया कहते हैं। जो कॉर्निया है इसी को दान किया जाता है नेत्रदान में, ये याद रखना। रेटिना पर हमारे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, और ये आइरिस यानी कि परितारिका, इसके रंग के आधार पर हमारे जो नेत्र का जो रंग होता है, और कचाप द्रव ये नेत्र में भरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो चालक जो है वो लंबाई के समानुपाती, जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R∝L/A। ये आपको याद रखना है। अगला है, बायोगैस मुख्यतः घटक है मेथेन का, एथेन का, ब्यूटेन का और हाइड्रोजन गैस का। तो बायोगैस मेथेन गैस का मुख्य घटक है, यानी कि बायोगैस में मेथेन गैस पाई जाती है। पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक और तृतीयक उपभोक्ता। तो पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, कुल कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है? तो ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो ये हिमाचल प्रदेश की सिंचाई इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिवहन। तो इसमें उत्सर्जन है, यानी किडनी जो है वो हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क होते हैं, 2 वृक्क नलिकाएं होती है और एक मूत्राशय होता है। अगला है, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको ध्रुमिका, सिनेप्स, आवेग और एक्सोन। तो इसे सिनेप्स कहते हैं। सूचनाओं का यहीं पे क्या होता है? आदान प्रदान होता है 2 कोशिकाओं के बीच। जैव विकास के प्रमाण हो सकते हैं अवशेषी अंग, जीवाश्म, समृद्धि अंग और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जैव विकास के प्रमाण हो सकते हैं।
अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ऊष्मा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ ऊष्मा देने पर क्या हो रहा है, ये दो भागों में टूट रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक प्रकार का क्या है, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि एक जो क्रियाकारक है वो दो भागों में टूट रहा है उत्पाद के रूप में, तो ये वियोजन हो रहा है। अगला है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता। तो दोस्तों लाल को नीले में कौन बदलते हैं, तो लाल को नीलों में क्षार बदलते हैं। तो इसका पीएच मान क्या हो सकता है, तो क्षार का जो पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो यहाँ 1, 4 और 5 इनका पीएच मान 7 से कम है, तो 7 से अधिक पीएच मान किसका होगा, चौथे नंबर का, यानी कि चौथा आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है, यानी कि ये एक आयनिक यौगिक बनाता है। आवर्त सारणी में तत्व कौन से समूह का होगा, तो ये मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, संभवतः वो दर्पण है। तो ये जो दर्पण है, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल जो देखा होगा आपने बाइक के साइड ग्लास जो होता है वो भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और ये कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। तो या तो वो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है, तो अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम दूरी होती है अनंत, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी कि P को निरूपित नहीं करता है, तो P बराबर VI होता है, P बराबर I² R होता है और V² R भी होता है, जबकि IR² ये गलत है, यानी कि P बराबर VI होता है और VI में हम I का मान V/R रखेंगे तो हमारे जो फॉर्मूले ये बन के आ जाते हैं। तो ये P बराबर VI ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो जैव मात्रा यानी कि जिसमें जीवों का अंश है, तो लकड़ी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है जो कि पेड़ पौधों का अंश है, गोबर गैस जो है ये भी जंतुओं का अंश है, लकड़ी जो है पौधों का अंश है। तो नाभिकीय जो ऊर्जा होती है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो कि जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा, उल्टा व सीधा, सदैव उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधे होते हैं क्योंकि ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाह होता है इसका हमेशा। अगला प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों इसमें नमामि गंगे का जो कार्यक्रम मई 16 में, अगस्त 13 में, मई 15 में, जून 14 में, तो जून 14 में नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं राजस्थान राज्य के खेजड़ीली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किस महिला द्वारा बलिदान किया गया था, तो इसमें अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान किया था खेजड़ीली में खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। अगला है चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हरिद्वार से, दिल्ली से, जयपुर से, तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होती है। अगला है तावा बांध कब बना था, तो 1970 में, 71 में, 72 में, 73 में, तो दोस्तों 1970 में तावा बांध बना था। हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम जल परिवहन संरचनाएं कहलाती है, तो इन्हें कट्टा, बंदिश, कुल्लू और आहार और पाइन, तो इन्हें कुल्ल कहते हैं हिमाचल प्रदेश की जल परिवहन संरचनाएं। प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए, लाभकारी, प्रचुर, विवेकपूर्ण और अत्यल्प, तो इनका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई थी, 86 में, 84 में, 82 में, 1985 में, तो 1985 में गंगा सफाई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी इकाई है बंदारस, कुल्ल, एरिस और खादीन, तो ये खड़ीन है, खड़ीन जल संरक्षण की पुरानी इकाई है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है, तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल गांव, शहर, वन, इनमें से कोई नहीं, तो वहन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल होते हैं। किस नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है, तो टिहरी बांध जो है वो दोस्तों भागीरथी यानी कि गंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला है प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख स्रोतों में से एक है वृक्षों का काटना, वंशज जैव विकास संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, वनों का हटना, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संरक्षण का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है जैव विविधता का संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना। कोयला और पेट्रोल में उपस्थित होता है,
तो कोयले और पेट्रोल में कार्बन होता है, सल्फर होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है। तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने अवरोध को क्या कहते हैं? तो यहाँ हम चेक डैम या एनीकट बनाते हैं, तो इसको चेक डैम या एनीकट कहते हैं। अगला है, पानी में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो पानी में कोलिफॉर्म जीवाणु अगर ज़्यादा हैं तो वो पानी क्या होगा? पीने योग्य नहीं होगा, एक बात तो, और दूषित होगा, यानी कि प्रदूषित पानी है। अगला है, जल संभर प्रबंधन से क्या लाभ है? तो इससे भूजल स्तर नीचे हो जाता है, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है और इससे वैश्विक उष्णता बढ़ जाती है, और इनमें से कोई नहीं। तो इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है। कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, तो ये कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है? यकृत में, आंत्र में, मानव के आमाशय में, वृक्क में। तो ये आंत्र में पाया जाता है, ई कोलाई। अगला है, नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वनों का संरक्षण, पेट्रोलियम संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण संरक्षण, गंगा नदी का संरक्षण और प्लास्टिक युक्त भारत। तो इसका उद्देश्य प्रदूषण संरक्षण और गंगा नदी का संरक्षण है। अगला है, सन 1731 में जोधपुर के खेजड़ीली गांव का जो खेजड़ीली वृक्ष बचाने होते कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो इसमें 363 ने, 263 ने, 463 ने, 563। तो इसमें 363 लोगों ने बलिदान दिया था। 5R सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो जंतु संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से, जल संरक्षण से। तो 5R सिद्धांत हमारे पर्यावरण संरक्षण से हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। अगला प्रश्न है, भारत में वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन के राजेंद्र सिंह, डॉक्टर अली खान, डॉक्टर भाभा, ये परमाणु ऊर्जा के जनक हैं। तो राजेंद्र सिंह भारत में वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो ये जून 14 में हुआ था प्रारंभ, जैसा कि पहले ही बता दिया गया। अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा अपर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा की उपस्थिति में। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। तो दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है, ये ऊष्मा को अवशोषित करती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परितंत्र में कौन से घटक शामिल होते हैं? जैविक घटक, अजैव घटक, जैव और अजैव दोनों घटक, कोई नहीं। तो इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक परितंत्र में होते हैं। जैविक घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं। अजैविक घटक के अंदर प्रकाश, तापमान, वायु, जल, ये इत्यादि होते हैं। आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है, तो आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, मांसाहारी, अपमार्जक। तो उत्पादक जो होते हैं जैसे पेड़ पौधे, वो आहार श्रृंखला का प्राथमिक पोषी स्तर होते हैं। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? तो भौतिक, रासायनिक, ऊष्मीय और चुंबकीय। तो इसे वह रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सोलर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगला है, आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इससे ये जो नियम है ये लिंडमैन ने दिया था, याद रखिए, लिंडमैन ने दिया था, ये लिंडामैन ने दिया था, यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का 10% नियम। अगला है, आहार जाल में किस प्रकार की आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है? तो इसमें सीधी, शाखान्वित, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो शाखित जो है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का जो है संचार किसी भी दिशा में हो सकता है। अगला है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो केवल 1% ऊर्जा ही सौर की जो या सूर्य की ऊर्जा का 1% उपयोग ही करते हैं हरे पेड़ पौधे। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, याद रखिए, यानी कि एनर्जी हमेशा उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक की तरह ट्रांसफर होती है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो उत्पादक, इसके बाद देखिए फिर शाकाहारी, यानी कि उत्पादक क्या होते हैं? शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। यहाँ देखिए उत्पादक, मांसाहारी, उत्पादक, यानी कि उत्पादक को डायरेक्ट मांसाहारी नहीं खा सकते, शाकाहारी जो होते हैं उत्पादक को खा सकते हैं, उत्पादक को अपघटक नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी, यानी मांस खाते हैं,
तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले उत्पादक यानी पेड़ पौधे, इसको शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी, फिर अपघटक। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है। तो उपभोक्ताओं को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटा गया है। शाकाहारी में जो पेड़ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, कौवा इत्यादि। देखिए अगला प्रश्न, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों जो हरे पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश का और क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं, और एक गैस रिलीज करते हैं, वो है ऑक्सीजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अगला है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है, ये याद रखिए, क्योंकि ऊर्जा एक दिशा प्रवाहित होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, 1, 2 और जो तीसरा ऑप्शन है हमारे 3 परमाणु होते हैं ओजोन के अंदर। इसका जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट कौन से वर्ष देखी गई थी? तो ये 1980 में ही देखी गई थी, ओजोन में तीव्रता में गिरावट। आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है उत्पादक। इसके बाद जैसे जैसे आगे जाएगी उत्पादक के बाद फिर उपभोक्ता में जाएगी तो 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, जो कि 10% ऊर्जा का नियम बताता है। अगला प्रश्न देखिए, पवनों का देश किसे कहते हैं? भारत को, जर्मनी को, डेनमार्क को, फिनलैंड को। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। अगला है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन का अनुकूलित वेग क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 51 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां पवनें चलती है वहीं पे पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अगला, जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों लकड़ी है, जैविक ऊर्जा रहती है इसमें, गोबर गैस में जंतुओं से प्राप्त होती, कोयला ये पेड़ पौधों से, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी होती है यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त होती है, यानी कि इसमें जैव ऊर्जा नहीं होती है। अगला है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो प्राचीन काल में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम लकड़ी पर निर्भर होते थे। हाइड्रोजन बम कौन सी विधि पर आधारित है, कौन से अभिक्रिया? तो इसमें नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिए नाभिकीय संलयन, जबकि नाभिकीय विखंडन जो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। सौर स्थिरांक का लगभग मान होता है, जिसका मान 1.6 किलोवाट पर मीटर क्यूब होता है, सौर स्थिरांक का लगभग मान। बायोगैस में मुख्यतः मेथेन गैस होती है, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं की जा सकती? तो यूरेनियम से प्राप्त कर सकते हैं, प्लूटोनियम से, थोरियम से, जबकि सोडियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। सौर ऊर्जा कुकर के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? तो इसके लिए इस प्रकार का दर्पण, यानी कि ये कौन सा है? ये दोस्तों ये है अवतल। तो यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारी जो प्रकाश किरणें वो कहाँ मिलेगी? एक बिंदु पर मिल जाती है, यानी कि ऊष्मा एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है, यानी कि ऊष्मा यहाँ जाके तो यहाँ सोलर कुकर सेट कर देते हैं अपन, जिससे हमारा जो भोजन पक जाता है। अगला है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो इसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, सोलर सेल। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए? तो कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए इसके लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है? तो गैल्वेनोमीटर, मोटर, एमीटर और जनित्र। तो जनरेटर है, यानी कि जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एमीटर क्या करता है? धारा मापता है। गैल्वेनोमीटर धारा को संसूचन करता है, और मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगी? तो इसमें हर आधे चक्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये स्टोक्स, फ्लेमिंग, ओरेस्टेड और फेराडे। तो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फेराडे ने दिया था। ओरेस्टेड ने चुंबकीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया था। फेराडे हमारा करेक्ट आंसर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं नरम लोहे का। अगला है, डायनेमो यानी कि जो जनरेटर जो होता है कौन सी धारा प्राप्त की जा सकती है? तो इससे एसी और डीसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट
और डायरेक्ट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में करते हैं? तो इसका उपयोग हम विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, वोल्टमीटर, आर्मीटर, तो विद्युत मोटर में इसका उपयोग करते हैं। अगला है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है, जबकि यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है? जनरेटर। वोल्टमीटर आपको बता दिया विभवांतर मापता है, इसको हम विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक है वो है वेबर। अगला है डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, इससे प्रदूषण। न्यूटन बल का इकाई है। और ओरस्टेड ने चुंबकीय प्रभाव इसकी खोज की थी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युतमय तार यानी कि जिसमें करंट प्रवाहित होता है, लाइव वायर का कलर होता है। तो लाइव वायर का जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण ए किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरी मुखी।